नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आया सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा, खासकर ममता बनर्जी की पार्टी में, जहां पिछले कुछ दिनों से उन्हें एक के बाद एक कई बड़े सियासी झटके लग रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर बंगाल में चुनावी हेरफेर को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बड़ा आदेश आया है। दरअसल चुनाव में हार मिलने के बाद ममता बनर्जी ने सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ईवीएम पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए थे। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर हुई वोट काउंटिंग में भारी गड़बड़ी की आशंका जताई थी और इस मामले की सीरियसनेस को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग को एक कड़ा आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि काउंटिंग सेंटर्स का एक भी सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं होना चाहिए। यही नहीं, अदालत ने कैमरों के साथ साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को भी बिल्कुल सेफ रखने के लिए कहा है, ताकि सच को मिटाया ना जा सके। अदालत में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के वकील कल्याण बनर्जी ने जो दलीलें दी वो अपने आप में सुनने लायक है। उन्होंने दावा किया कि गिनती के पहले 12 राउंड तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था और ममता बनर्जी लगातार उस सीट पर आगे चल रही थी। लेकिन जैसे ही 13वां राउंड आया, अचानक पूरा पासा पलट गया। उन्होंने कहा कि ऐन वक्त पर टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स को मारकर बाहर कर दिया गया और कथित तौर पर केंद्रीय बलों ने बीजेपी एजेंट्स की मदद की। वकील साहब ने सीधे ये कह दिया कि अगर अंदर सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था, सब कुछ रूल के मुताबिक चल रहा था, तो सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखने में कैसा डर था। आपको याद होगा कि चुनाव खत्म होते ही कोलकाता के अलीपुर में एक सरकारी बिल्डिंग में अचानक भयानक आग लग गई थी और इस आग में कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि चुनाव में इस्तेमाल हुई पूरी 4000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट जलकर राख और खाक हो गई थी। इस आग के तरीके पर तो खुद वहां के जो दमकल मंत्री थे कौशिक चौधरी, उन्होंने शक जताया। उन्होंने कहा कि आग पहले दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी थी और फिर बीच की मंजिलें छोड़ते हुए सीधे 8वीं और 9वीं मंजिल तक जा पहुंची, जहां ये सारी वोटिंग मशीन्स रखी हुई थी। मंत्री जी ने खुलेआम कहा कि ये कोई मामूली आग नहीं थी। यानी आप समझ सकते हैं कि चुनाव के बाद 4-4 हजार ईवीएम मशीन का जल जाना यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं समझी जा सकती। और जिस तरीके से ये आग लगी, उस आग के लगने के पैटर्न पर भी कई बड़े सवाल उठे थे। टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी पहले से ही चुनाव के नतीजों पर सवाल उठा रही थी। उनका कहना था कि डायमंड हार्बर और जादवपुर जैसी कम से कम 150 सीटों पर वोटिंग में गड़बड़ी की गई है। टीएमसी के प्रवक्ताओं ने भी सवाल उठाया था कि ये सिर्फ एक हादसा या चुनाव में हेरफेर के बाद सबूतों को गायब करने का एक सुनियोजित प्लान था, यानी एक वेल प्लान्ड चीज थी जिसमें जो चुनाव के जो बहुत सारे सबूत थे जिसमें गड़बड़ियां हो सकती थी, उन सबको मिटाने की साजिश रची गई। और बात सिर्फ वोटों की गिनती में गड़बड़ी तक ही नहीं रुकी थी, बल्कि आप लोगों को याद होगा कि टीएमसी ने चुनाव के बाद अफसरों को मिले इनाम पर भी तगड़ा सवाल उठाया था। कल्याण बनर्जी ने कहा कोर्ट के अंदर ही कि जिन अधिकारियों के काम और निष्पक्षता पर चुनाव के दौरान उंगलियां उठ रही थी, चुनाव खत्म होते ही उनको बड़े और मलाईदार पद जो है वो बीजेपी सरकार के अंदर दे दिए गए। और यही वजह है कि टीएमसी इसे सिर्फ एक सीट की हार या जीत नहीं मान रही है, बल्कि पूरी चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि अगर सब कुछ साफ सुथरा था तो सारे रिकॉर्ड सामने आने दीजिए, तो सच और झूठ जो है वो अपने आप सामने आ जाएगा। देखिए, अमूमन कोई भी पार्टी जब चुनाव हारती है तो वो ईवीएम पर सारा ठीकरा फोड़ती है और धांधली का रोना रोने लगते हैं, जिसे लोग अक्सर हार का बहाना मान लेते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि खुद हाईकोर्ट ने फुटेज और मशीन को लॉक करने के आदेश दे दिए और इन आरोपों को हल्के में नहीं छोड़ा जा सकता। फिलहाल अदालत ने सारे सबूतों को महफूज रखने का ऑर्डर दे दिया है और इस पूरे मामले पर 2 महीने का इंटरवल लगा दिया है। यानी अब 2 महीने बाद होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी नजरें होंगी कि सीसीटीवी कैमरों की ये रील आखिर में क्या कुछ राज खोलती है, क्या कुछ अलग निकलकर सामने आता है। जो आरोप ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगा रही थी भवानीपुर सीट को लेकर, क्या उसके अंदर कोई बड़े खुलासे हो सकते हैं? क्या वाकई में कोई चुनावी धांधली की गई होगी? क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ किसी को कुर्सी पर बैठाने का नाम नहीं है, बल्कि जनता का भरोसा बनाए रखने का काम है।
देखिए, इस वक्त बंगाल की राजनीति में बहुत उठापटक देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय भूचाल आया है। 2026 के विधानसभा चुनाव क्या खत्म हुए, बीजेपी से हारने के बाद ममता बनर्जी की अपनी ही पार्टी टीएमसी अब उनके हाथ से निकल रही है। सोमवार को कोलकाता में टीएमसी के बागी विधायकों ने एक बड़ी बैठक की और ममता बनर्जी, जो कि पार्टी के संस्थापक हैं, उन्हें ही उनके पद से हटा दिया गया, उन्हें ही अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उन्होंने सर्वसम्मति से पूर्व मंत्री अरूप रॉय को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। रितव्रत बनर्जी को विपक्ष का नया नेता बना दिया गया। फिरहाद हकीम जैसे नेताओं को बागी गुट का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। बागी गुट के नेता रितव्रत बनर्जी का कहना है कि उनके पास विधानसभा में टीएमसी के 80 में से 65 विधायकों का समर्थन है, जबकि ममता बनर्जी के पास सिर्फ और सिर्फ 14 बचे हुए विधायक हैं। और लोकसभा में भी पार्टी के 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी सरकार को समर्थन देने वाली एक दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बागी गुट का कहना है कि उन्होंने सब कुछ कानूनी तरीके से किया और वो असली टीएमसी हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर से मिलकर इन बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। अब वो कितने अयोग्य ठहराए जाएंगे ये तो हम और आप सभी जानते हैं। बहरहाल ये पूरा मामला ठीक वैसा ही दिख रहा है जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, जहां एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को हटाकर पार्टी पर कब्जा कर लिया। अंतर बस इतना है कि शिंदे आज भी बाल ठाकरे की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन बंगाल के इन बागियों ने अपनी बैठक में ममता बनर्जी की तस्वीर तक नहीं लगाई। ममता गुट के नेता कुणाल घोष और मदन मित्रा ने इस पूरी बैठक को कॉमेडी शो और सर्कस बताया। उनका कहना है कि ममता बनर्जी के बिना टीएमसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती और असली ताकत जमीनी संगठन के पास है, ना कि बागी विधायकों के पास। और इस लड़ाई के बीच ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा। पार्टी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, यानी किसी भी तरीके के लेन देन पर रोक लगा दी गई, जिनमें करीबन 440 करोड़ रुपए जमा हैं। बागी गुट के नेता अरूप विश्वास ने बैंक को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पार्टी टूट चुकी है, इसलिए इन खातों से पैसों की निकासी तुरंत रोक दी जाए। अब बैंक से पैसे निकालने पर रोक लग गई है। देखिए, इतिहास गवाह है कि चुनाव आयोग और कोर्ट के मामलों में अक्सर उसी गुट को असली पार्टी और चुनाव चिन्ह मिलता है जो इसके पास विधायकों और सांसदों का बहुमत होता है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी का नाम निशान हार चुके हैं और इसलिए देखिए, ममता बनर्जी के लिए भी अपनी घास और फूल वाली पहचान बचाना जो है अब एक बड़ा चैलेंज बन गया है। बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट का मानना है कि ममता बनर्जी के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है, क्योंकि फिरहाद हकीम और देबाशीष कुमार जैसे जमीनी पकड़ वाले नेता भी बागियों के साथ चले गए हैं। अब दोनों गुटों की असली परीक्षा आने वाले कोलकाता नगर निगम चुनाव में होगी, जिससे ये साफ होगा कि ये जो पार्टी है वो अपना वजूद किस तरीके से बचा पाती है, या फिर पार्टी के अंदर जो है ममता बनर्जी अपना वजूद कैसे बचाएंगी। आप देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर भी बहुत सारी उठापटक देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर संकट के बादल कम होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि उनकी पार्टी के 6 और सांसदों ने पाला बदल कर एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया। इस बीच उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के संपादकीय में संजय राउत ने राज्य की महायुति सरकार पर तीखा हमला और करारा हमला बोला। राउत का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता के सामने दुखों और समस्याओं का पहाड़ खड़ा है, लेकिन सरकार को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। संजय राउत ने विधानसभा सत्र से ठीक पहले आई देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की तस्वीर पर तंज कसा और कहा कि दोनों के बीच के मतभेद जो है वो साफ दिख रहे हैं। जब फडणवीस बोल रहे थे तो शिंदे दूसरी तरफ ताक रहे थे। राउत ने आरोप लगाया कि फडणवीस को महाराष्ट्र के लिए जरूरी मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो शिवसेना में हुई गद्दारी की तारीफ करने में व्यस्त थे। फडणवीस ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा और मरीज ठीक है। इस पर तंज कसते हुए राउत कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे शिंदे ने एक साथ 6 गद्दार बच्चों को जन्म दे दिया और इस नॉर्मल नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपए वाले खर्चीले प्रसव पर दिल्ली में अमित शाह पेड़े बांट रहे हैं। राउत ने गुस्सा जताते हुए कहा कि जिस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से गद्दारों के पसीने छूट जाते थे, आज वहां गद्दारी की लकीर बड़ी की जा रही है। बहरहाल महाराष्ट्र और बंगाल की सियासत में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं शालिनी, धन्यवाद।